अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में आईएमएफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रही है। एक कॉलोनियल पावर यही करती है, उस पर मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले ज़रा मुझे आज एक वीडियो देखी तो बहुत ही दुख हुआ। बहुत ही एक अजीब सी मुझे वो हुआ कि किस किस्म के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। हसन निसार, जिसको कि पाकिस्तान में दानिश्वर माना जाता है। दानिश्वर उर्दू में कहते हैं इंटेलेक्ट को, जो ज्ञानी, बहुत ज्ञानी होते हैं। और हिंदुस्तान के भी कई दोस्त हसन निसार को पसंद करते हैं। हसन निसार जैसे इंसान है ना, उनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। इससे घटिया ज़हनियत के लोग मैंने बहुत कम देखे हैं ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ आपके राना अयूब और अरफा खानम शेरवानी भी इससे कुछ कम बुरे हैं। लेकिन इसकी जो फैशिस्ट माइंडसेट है और बेसिकली इसको अपनी नस्ल का नहीं पता। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा 1.5 मिनट की, आप देखिए, आपका खून खोल उठेगा। फिर मैं इसकी क्लास लेता हूँ। हम में से भारी अक्सरियत का डीएनए एक जैसा है। मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, तो हमने बड़ी कीमत दे के अपना डीएनए चेक कराया है। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। महंगा काम था, हमने किया। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये हमारा मसला है डीएनए। इनमें कोई ग्रेस, कोई क्लास, कोई कैलिबर। 25 करोड़ आबादी हमारी, प्लस माइनस इतना इंडिया, इतना बांग्लादेश, थोड़ा हमसे कम है। अब ये कहां से आए हैं? इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? इसकी तफसील में जाऊंगा तो चीखें निकल आएंगी। कितने लोगों का ताल्लुक है अरब वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से? कितना होगा? ये 10 करोड़ होगा, ज्यादा बोल रहा हूं मैं। बाकी कौन है? ये वो हैं, ये वो हैं। ये कैसे लोग हैं? बस डीएनए इज द आंसर। डीएनए और उस खलीज तरीन डीएनए का आगे जो बॉटम लाइन है वो हमारा सियासतदान है। हम में से तो अजीज दोस्तों, इसने 200 करोड़ लोगों के दुनिया में डीएनए को गाली दे दी, उनकी नस्ल को ही गाली दे दी। गलीज लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया है कि ये गलीज डीएनए वाले लोग हैं। गलीज उर्दू में इंतहाई गंदी, सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ को गलीज कहा जाता है। गाली से भी ऊपर है ये। इसको आप किसी भी इंटेलेक्ट से ये तवक्को रख सकते हैं, जबकि ये अपनी सेंट्रल एशियन डीएनए पे मान करता है। आई डोंट नो कि ये सेंट्रल एशियन डीएनए है भी कि नहीं, लेकिन अगर है तो ये मुझे सेंट्रल एशियन के कोई 2-4 ज्ञानी लोग बता दे जिन्होंने इस दुनिया की कोई खिदमत की हो। सेंट्रल एशियन से कौन आया है? चंगेज़ खान, हलाकू खान, जोजी खान, कुबलाई खान, तैमूर, बाबर, जिनकी जिंदगी इंसानियत के खून से लथड़ी हुई है, उस डीएनए पे ये मान कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि आज का कन्वर्टेड पंजाबी है ये। इसके अंदर से जो बोल रहा है ना, वो पंजाबी शाविनिज्म बोल रहा है। और ये कह रहा है कि जो हमारा डीएनए है, जो मेरा है, आपका है, इंडियन डीएनए, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बर्बादी की आज वजह यह है। जबकि ना बांग्लादेश बर्बाद है, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान दुनिया की एक मेजर सुपर पावर है इस वक्त। तुम तो लुटेरे खानदान से हो, तुम तो इंसानों के कत्ले आम करने वाले खानदानों से ताल्लुक़ रखते हो, इस पे मान करते हो। तुम्हारे डीएनए पे लानत है। हसन निसार तुम्हारी जिंदगी पे तुफ है।
तुम इतने घटिया इंसान हो। ये रोज शाम को इसका घर चलता है यही गाली देना, बाजार जमा के रोज शाम को टीवी पे बैठा होता है। उससे पहले ये 15-20 पैक चढ़ा के बैठा होता है। अल्कोहलिक के, प्योर अल्कोहलिक के कई बार पकड़ा गया है, और कई बार इसके प्रोग्रामों पे बाद में अगले दिन इसको एहसास हुआ कि मैंने अल्कोहल के नशे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इसी तरह ये दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को भी गालियां देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको अपना ही नहीं पता कि ये सेंट्रल एशियन है, इंडियन है, पंजाबी है, अरब, अंग्रेज एक्सेंट में अरब। अबे अरब बोल सीधा सीधा, जो तेरी औकात है, कुत्ते के पुत्र। ये लोग हैं। मुझे हैरत पाकिस्तानियों पे नहीं होती जो ऐसों को ज्ञानी मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो है ही जाहिल कौम। मुझे तो हिंदुस्तान के अक्सर ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, जो हसन निसार को पसंद करते हैं यार, और कई यूट्यूबर्स को पसंद कर रहे हैं, जिनका पता है हमें कि सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए, अपने घर की दुकान चलाने के लिए, यूट्यूब से पैसा बटोरने के लिए आज वो हिंदुस्तान को अच्छा कह रहे हैं या हिंदुओं से गप्पे मार रहे हैं। लेकिन असल में इनके अंदर जो नफरत है ना, वो ये यूट्यूबर अक्सर निकाल निकाल कर दिखाते भी हैं। लेकिन हमारा इंडियन जो है वो समझने को ही तैयार नहीं होता। ये हसन निसार इनका हीरो अक्सर इंडियंस का है, और ये आज की दुनिया में कम से कम 200 करोड़ होगा इंडियन डीएनए वाला। 120-30 करोड़ तो इंडिया में ही है, बाकी चले इन्वेडर्स की औलादें हैं। फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, श्रीलंका है। मतलब आप देखें तो चारों तरफ ये इंडियन डीएनए वाले फिर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अफ्रीका में लाखों करोड़ों रहते हैं इंडियन ओरिजिन के लोग, जमाइका वगैरह मतलब कैरिबियन में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में 200 करोड़ तो कम से कम होगा। उनको डायरेक्ट इसने गाली दे दी। तो ये इंडियनों को भी देखना होगा कि किस किस को ये हीरो मान के चलते हैं, किस किस को। बहरहाल मेरा दिल ही उतर गया कि आज मैं वीडियो ही नहीं बनाता यार। इसकी वीडियो देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन ये है एक कमीना खबीस इंसान है। ये प्योर पंजाबी शाविनिज्म है। ये पंजाबियों, कन्वर्टेड पंजाबी है ना पाकिस्तान के, क्योंकि इनकी कोई फिर असल नहीं रहती। चलते हैं अरब बनने के लिए, फॉलो कर रहे हैं तुर्किश को, और चाइना के गुलाम हैं, अमेरिका के गुलाम हैं, और ये अपने बेचारे मासूम सिविलियंस, अनआर्म्ड सिविलियन सिंधी बलोच पख्तून वगैरह को मार के ये अपने आप को सूरमा समझते हैं। इनकी सूरमागिरी, इनकी जो बहादुरी है ना, वो 71 में भारतीयों ने खूब कस कस के निकाली है। वो तस्वीरें जब भी हम देखते हैं हमारा खून बढ़ जाता है। जब इनको नंगा किया गया, जब इनको उल्टा लिटाया गया, जब 2 साल इनको भिखारियों की तरह कैद में रखा, तो इनकी बहादुरी वहाँ हमें पता चल जाती है। जिसको भी कभी भी पंजाबी की असलियत देखनी हो ना, तो आप 71 की जंग की तस्वीरें निकाल के देख लिया करें। इनकी औकात आपको पता चल जाएगी। अजीज दोस्तों, इनकी औकात ये है कि IMF, एक बैंक के, इंटरनेशनल बैंक के, वो आजकल पाकिस्तान के दौरे पे है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कोई ऐसा इंटरनेशनल बैंक आके पॉलिटिकल पार्टी से मिलेगा? एक अमेरिकन US वो है ना, जो क्या कहते हैं, जिसने वीज़ा मांगा है कि हमें इंडिया आने दें, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, क्या हमें वीज़ा चाहिए, हम वहाँ पे सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो चेक करना चाह रहे हैं। तो इंडिया ने कहा कि चल बे, क्या पाकिस्तान समझा हुआ है क्या हमें, चल चाइना जाओ,
पता चल जाएगा कि वहाँ मुसलमानों का क्या हाल है। तो इंडिया ने तो साफ दो टोक मना कर देता है, लेकिन पाकिस्तान मजबूर है। $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन होना है, अभी तो मतलब अभी तो स्टाफ लेवल पे हुआ है। तो उसके लिए इमरान खान से मिलने गए, जिसमें जो पाकिस्तान में जो इनकी रिप्रेजेंटेटिव है एस्थर पेरेज, इसको आप वाइसराय ऑफ IMF कह सकते हैं, जो पाकिस्तान में रेसिडेंट है, जो पाकिस्तान में बैठ के सुबह शाम पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक को गाइडेंस देती है, ऑर्डर देती है कि यूं करो यूं करो यूं करो। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दूंगा कि जब ऑटोमन एम्पायर आधी दुनिया पे रूल कर रही थी, आधी तो नहीं लेकिन चले बहरहाल, ये अफ़गानिस्तान ईरान से शुरू होता था इनका रूल, तो वो मिडल ऑफ यूरोप तक जाता था, सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक। फिर इनका वक्त वो आया जो आज पाकिस्तान का है, कर्जे में डूब गए। अब ब्रिटिश ने सोचा कि इनको डायरेक्ट जाके कब्जा करना तो अब आसान रह गया, इनके पास ना कुछ है ना ऐसी कोई फोर्स रही है ये, तो क्यों ना इनको तरीके से कर्जा देना शुरू किया। तो खलीफा होते थे ना, जिसकी खिलाफत बचाने के लिए ये गांधी जी भी निकले थे और जिसकी इंडिया से भी खिलाफत मूवमेंट चली थी, वो खलीफा 24 घंटे हरम में बैठा रहता था अपनी लोंडियों के और बीवियों के बीच में, रखेलों के बीच में दारू पीता रहता था। उसको कर्जा देना शुरू किया क्योंकि उसके पास पैसा ख़त्म हो रहा था। कर्जा दे दे के एक वक्त आया कि ब्रिटिश बैंक के अपने नुमाइंदे आके बैठ गए तुर्की में और बोला कि अब हम बताएंगे कि आपको मुल्क कैसे चलाना है, तो किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, क्या क्या चीज़ करनी है, ये सब ब्रिटिश डिसाइड करती थी बैंक। आज वही पाकिस्तान का हाल है। ये रेसिडेंट है पाकिस्तान में इनकी एस्थर पेरेज, जो 24 घंटे हिदायत देती है। ये अपनी टीम लेके इमरान खान से मिलने गई और वहाँ पे ऑनलाइन सारे लोग आए, जिसमें पाकिस्तान का कंट्री चीफ है वो अमेरिका से, वॉशिंगटन से नेथन पोर्टर जुड़ा, और यहाँ से इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी बैठा था। जबकि ऑनलाइन, क्योंकि ये सब बाकी इमरान खान के चमचे जो हैं वो छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड है, क्योंकि इनको गिरफ्तारी के ऑर्डर निकले हुए हैं। ये अहमद अजहर है जो कह रहा था मेरी बीवियों को तंग किया जा रहा है, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, खुद छुपा हुआ बैठा है। तो अहमद अजहर, फिर इमरान खान का वो शौकत तरीन जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर था, जिसने $3 बिलियन की लोन दे दी थी अपने दोस्तों को, जिसमें से $1 बिलियन हिस्सा छीन लिया था। फिर उमर अयूब खान का पोता, अयूब खान डिक्टेटर जो था, उसका पोता उमर अयूब खान, डॉक्टर सानिया निश्तर, शिबली फराज, तैमूर जिगड़ा वगैरह इमरान खान के चमचे बैठे थे, और ये IMF वाले। और उन्होंने इमरान खान के सामने ये पूरा एग्रीमेंट रखा कि ये 9 शर्तें हैं और हमने ये टेम्पररी एग्रीमेंट इसलिए किया है कि आपके मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये अगली हुकूमत आएगी उससे हम परमानेंट एक सेटलमेंट करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे, तो आप इसको सपोर्ट करें। तो इमरान खान ने कहा ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इमरान खान को भी अपनी पॉलिटिक्स बचानी है। तो वो इस वक्त ऐसा ये नहीं कह सकता कि नहीं 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 हम हुकूमत में आके इसको कैंसिल कर देंगे ये वो। जिस तरह लास्ट टाइम इमरान खान ने अपने गवर्नमेंट के एंड पे आखिरी 8-10 महीने में, पहले तो खूब IMF से लूटमार कर ली इसने, जब खूब पैसा आ गया खप तबाह कर दिया। IMF से जितने एग्रीमेंट के क्लॉज थे वो कोई पूरे नहीं किए, और बाद में फिर जब पैसा जवाब देने के लिए कुछ नहीं था तो वो पेट्रोल के भाव कम कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के कम कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है कि अगली आने वाली हुकूमत का बाजा बच जाए, और वही हुआ। तो इस बार इमरान खान से सबसे पहले मिलने गए, फिर पीपल्स पार्टी से मिलने गए। ये है पाकिस्तान की सॉवरेंटी कि जिस पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हमें स्वीडन में वाले वाक़े पे पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने हैं, हमें ये सब चीज़ें तो करनी है,
लेकिन हम अपने मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं ये पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान है ना, वो खाली अगले 3 महीने में 11 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लेगी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 11.1 ट्रिलियन रुपए का कर्जा 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी फिजिकल ईयर 2024 जो कि 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। ये कर्जा ज़्यादातर ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स वगैरह से लिया जाएगा और थोड़ा ऑक्शन किया जाएगा पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स को। और चूंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और डिफेंस के ऊपर खर्चा हमें ज़्यादा करना है, यानी आर्मी के ऊपर, इसलिए हमारी ज़रूरत है हम ये कर्जा लेंगे। और इस तरह हम तेज़ी से विद इन द कंट्री भी कर्जा लेंगे और बाहर से भी कर्जा लेंगे। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है जिसकी हर मीटिंग में आर्मी चीफ बैठा होता है, जिसकी हर मीटिंग के बाद जो कमेटी बनती है उसमें आर्मी के लोग शामिल होते हैं। ये इस किस्म की डेमोक्रेसी है कि आपको पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। अभी एक मीटिंग की इन्होंने, जैसे आपको बताया था पिछली बार के इकोनॉमिक कमेटी बनाई थी जिसमें इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान वगैरह करना था, उसमें आर्मी चीफ भी बैठा था, आर्मी के और भी जनरल बैठे थे, और जो कमेटियां उसके काम के लिए बनी उनमें सब में आर्मी के रंगरूट बैठे थे। इसी तरह अभी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ ने फूड इनसिक्योरिटी और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक मीटिंग की। मेरी समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ हर चीज़ में कैसे हो सकता है। इतना ज्ञानी है सिर्फ इसलिए कि हाफिज़ कुरान है क्या? ये सिर्फ इसलिए कि वर्दी पहनी है तो इसके पास पूरी दुनिया के सारे नॉलेजेस हैं। अभी किसी ने, एक दोस्त ने कहीं किसी की जगह सवाल उठाया था कि जैसे मैं उठा रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ क्या है, तो ये बना के किसी ने भेजा कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, चीफ जस्टिस भी है, आर्मी चीफ भी है। तो अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान का इस वक्त हशर हुआ है। और ये आर्मी जो है ना, ये IMF के आगे पाकिस्तान को टोटल अमेरिका के आगे लिटा दिया है। और पॉलिटिकल जो होते हैं लीडर्स, जब ये इनके लिए ख़तरा बन जाते हैं तो इनका सफाया कर देते हैं। लिबनान के बारे में मशहूर था कि लिबनान के सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मारे गए हैं या प्रेसिडेंट, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आप काउंटिंग करें, लियाकत अली खान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, कितने मर्डर किए हैं। इसके अलावा जो सियासी बड़े बड़े थे, जो कदावर शख्सियात, साईं GM सैयद, सिंध फादर ऑफ सिंधी नेशन, उनको सारी ज़िंदगी जेल में ही रखा, जेल में ही उनका इंतकाल हुआ। नवाब खैर बख्श मरी, बलोचों के लीडर, मोहम्मद अकबर खान बुगटी, मतलब लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। और किस तरह मारते हैं, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो जो इनके लिए ख़तरा बन जाए, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, ये किस तरह मारते हैं ये आपको हामिद मीर बताएंगे। देखिए, ये इमरान खान साहब गलत तो नहीं कह रहे, वो मेरा ख्याल है उनको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, वो सिर्फ खाने में नहीं डालते। हाँ। मैं उन लोगों को जानता हूँ, बल्कि आप ये समझे कि मैंने उन लोगों से खुद पूछा है, क्योंकि मेरे पे एक फेज आया था ऐसा। अभी की बात नहीं कर रहा मैं, माजी करीब की बात नहीं कर रहा, तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। तो मुझे एक बंदा आया मेरे पास,
मेरे पास नहीं आया, बल्कि उसने मुझे किसी जगह पे बुलाया। उसने मुझे कहा कि आप फलां मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ते हैं, तो आप वहां पर जब अपने जूते रखते हैं तो बस आप बड़े लापरवाह से आदमी हैं, बस जूते आप उतारते हैं और अंदर मस्जिद में चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं और सीधे जूते पहनते हैं और आप गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा यार इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है उस मस्जिद में जूता चोरी नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, जूता चोरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके जूते में कोई ऐसी चीज डाल दी जाए जो कि आपको पता भी ना चले और आप जूता पहन लें, तो उसके बाद क्या होगा कि 2-2.5 घंटे के बाद आपका पहले ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसके बाद आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और पता यही लगेगा कि आपकी नेचुरल डेथ हो गई है। मैंने कहा यार जूते, मस्जिद में जूते, उसने कहा जी ये काम हम पहले कर चुके हैं। मैंने कहा आप कर चुके हैं? उन्होंने कहा जी मैं से मुराद ये है कि हम ये चीज बनाते हैं, तो मेरी ये ड्यूटी लगी है कि अब आपके जूते में वो चीज डालनी है। तो मैंने कहा अच्छा यार बड़ी मेहरबानी आपकी। तो मैंने कहा आपको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? उसने कहा जी मैं आपको बहुत पुराने काफी सालों से देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, आपका कॉलम पढ़ता हूँ, तो मुझे हमें कहा गया कि ये बंदा जो है इसको टारगेट करें और इसके जूते में चीज डाल दें। तो हमने वैसे ही कहा कौन आदमी है, तो पता चला ये तो हामिद मीर है। तो आपको हमने काफी दिन से वॉच कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम आपको मार दें। तो ये इसलिए जो है ना मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, और अगर पता चल गया उनको तो मेरी भी खैर नहीं है। अच्छा वो जो बंदा है, मैंने फिर उस बंदे के बारे में रिसर्च की, ये क्या है, तो वो एक्चुअली उसका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से नहीं था, लेकिन उसका ताल्लुक एक बैंड आउटफिट के साथ रहा था। और उस बैंड आउटफिट ने ये चीज जो है अपने बहुत से जो मुखालफीन हैं उन पर ये इस्तेमाल की थी। फिर मैंने उस पर मजीद रिसर्च की तो मुझे पता चला ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पे चीज इस्तेमाल हो रही है। तो ये इमरान खान साहब का ख्याल है सिर्फ खाने में डालते हैं, खाने में नहीं डालते। अगर वो आपका जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन कहीं पड़ा हुआ है तो उसके साथ वो उसको टच कर दें, आप दोबारा उस मोबाइल फोन को उठाएंगे, आपकी उंगलियां उसके साथ टच होंगी, तो वो चीज हो सकता है वो आपके अंदर चली जाए। तो ये केमिकल है, ये सोफिस्टिकेटेड किस्म का केमिकल है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में हमारी बहुत सी जो अहम शख्सियात हैं जुडिशरी की, और भी मैं बहुत सी शख्सियात के नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उनको इसी तरीके से। दोस्तों ये सिचुएशन है, इस मुल्क का एक ही हल है कि इस मुल्क में जो फसाद की जड़ है ना वो पंजाबी है। हसन निसार जैसे पंजाबी हैं, राहिल शरीफ जैसे, कमर जावेद बाजवा जैसे शाउनिस्ट पंजाबी जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करते हैं, वो अपने जुल्म के आगे सबसे ज़्यादा जिसको उन्होंने मारा है वो मुसलमानों को मारा है। तो अब वक्त आ गया है कि दुनिया में किसी के लिए ये पंजाबी फ़ौज है ना वो भला नहीं सोच सकती। एटम बम बना के अब वो दुनिया को डरा रहे हैं। दुनिया को मिल के इसका ख़ात्मा करना होगा, बजाय इसके कि अमेरिका $3 बिलियन का पैकेज लेके आके इसको बचाए। इसका फैसला करें, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए एक नासूर बन गए हैं। अब वक्त आ गया है कि सिंध बलूचिस्तान पख्तूनों को अलग करके पंजाबी लैंड लोग को एक बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाए। इनको औकात पता चल जाएगी, ये भिखारी हैं, ऑलरेडी भिखारी बनेंगे। जब इनके पास सिंध बलूचिस्तान का पैसा नहीं होगा तो इनका हाल देखने वाला होगा। और फिर मैं यही कहूँगा कि दुनिया की बड़ी फोर्सेस आके बजाय इसके कि रशिया का इधर उधर का देखें, पहले आप इनका सफाया करें। इसमें से जितने भी फौजी हैं उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वार क्राइम ट्रिब्यूनल में जाके सज़ाएं दें। बाकी जो फौजी हैं उनको आम नौकरियों पे लगाएं, मजदूरियों पे लगाएं, और इस पंजाबी शाविनिज़म है ना इनके दिमाग से निकालें। मैं इसके लिए मिसाल यूँ दूँगा कि हज़रत दाऊद थे। हज़रत दाऊद कुरान में आता है एक प्रॉफिट थे जो यहूदियों के प्रॉफिट थे, और उनको बनी इसराइल पे किंग बना के भेजा गया। वो बनी इसराइल के किंग थे यहूदियों के, म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाते थे। फिर किंग सोलोमन आए,
मूसा आए, एक यहूदी कौम बनी। यहूदी कौम का क्या था जो हम कुरान से सुनते हैं कि ये अपने रास्ते से हट जाती थी, वो गलत कामों में पड़ जाती थी, तो उनको सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा पैगंबर इन्हीं पे आए हैं। तो हज़रत मूसा के बाद है ना, ये बिल्कुल बिगड़े हुए थे, किसी काम के नहीं थे। तो बख्त नसर बेबीलोन का जो किंग था, उसने हमला किया इन पे और इनको गुलाम बना के ले गया, और ये एक लंबे अरसे के लिए बख्त नसर की गुलामी में गए। और फिर साइरस द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से जब निकल के आया और उसने बेबीलोन पे हमला किया, तो उसने देखा इनको गुलामों को, तो इनको आज़ादी दिलाई और वापस यरूशलेम में जाके आबाद कराया। तो मैं समझता हूँ कि पंजाबियों का भी मुझे आगे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि एक लंबे अरसे के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश में जाएंगे, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। और इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने बॉर्डर के उस तरफ वाले पंजाबियों में भी ये वाली बीमारी जगा दें, इसलिए कुछ खालिस्तानी क्रिएट किए हैं आउट ऑफ इंडिया, पनून जैसे बेगैरत। लेकिन इन कुछ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कन्वर्टेड पंजाबी नहीं है। बॉर्डर के उस तरफ हिंदू और सिख पंजाबी हैं ना, वो बुद्धिमान हैं, वो अपनी बुद्धि यूज़ करते हैं और उनमें इंसानियत है। सबसे बड़ी बात, तुम लोगों में इंसानियत भी नहीं और बुद्धि भी तुम्हारी कन्वर्ट होने के बाद 1400 साल पीछे चली गई है। तुम लोग वही कर रहे हो जो 1400 साल पहले इस्लामिक लश्कर करते थे, कत्ले आम करते थे और बस यही करते थे। तो इनके ऊपर भी एक लंबी आजमाइश की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक दिन आए जब अमेरिका बहादुर इनका हिसाब किताब करे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।